कंटिन्यू द ब्रेस्ट। तो अगर सीरोमा फॉर्म हो जाता है यानी कि एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का फ्लैप्स के अंदर एक्सिलरी क्लियरेंस के दौरान, तो फिर एक्सिला में टेंस स्वेलिंग हो जाती है। और इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? एस्पिरेट करते हैं हम एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर और प्रेशर ड्रेसिंग करते हैं। प्रेशर ड्रेसिंग करके हम इसको मैनेज करते हैं। और सीरोमा को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? ड्रेन्स को इंसर्ट करके। और ये रिमूव कब किए जाते हैं ये ड्रेन्स? जब आउटपुट लेस देन 40 cc पर डे हो जाता है और ये ऐसा लगातार 2 दिनों तक बना रहता है, तब हम जाके ड्रेन को रिमूव करते हैं। देन फिफ्थ कॉम्प्लिकेशन होता है एक्सिलरी क्लियरेंस का, लिम्फीडिमा ऑफ अपर आर्म। तो अपर आर्म में लिम्फीडिमा हो जाता है, ये पोस्ट मैस्टेक्टोमी लिम्फीडिमा होता है और इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है अपर लिम्ब का लिम्फीडिमा। तो अपर लिम्ब का लिम्फीडिमा जब होता है तो उसी के कारण पोस्ट मैस्टेक्टोमी लिम्फीडिमा होता है। आर्म और ब्रेस्ट की क्योंकि ड्रेनिंग एक्सिलरी लिम्फ नोड में ही होती है, दोनों एक साथ ड्रेन करते हैं, इसलिए आर्म ड्रेनेज भी अल्टर हो सकता है मैस्टेक्टोमी के दौरान और इसी की वजह से स्वेलिंग हो जाती है। इसकी इंसिडेंट 2 to 5% होती है सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी के दौरान और इंसिडेंस रेट इसकी वजह से रिड्यूस हो गया सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी के कारण। वैसे तो 2 to 5% है। और इसकी रिस्क कब इंक्रीज़ हो जाती है ये एक्सिलरी स्वेलिंग की एंड लिम्फीडिमा की? फर्स्ट तो अगर एक्सिलरी क्लियरेंस और रेडियोथेरेपी दोनों ही दिए जाए तो एक्सिलरी लिम्फीडिमा की रिस्क बढ़ जाती है, अपर लिम्फीडिमा की। एंड सेकेंड, अगर आर्म इन्फेक्शन ऑकर होते हैं तो उसकी वजह से भी लिम्फीडिमा की रिस्क बढ़ जाती है। तो इसलिए पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि कोई भी बीपी मेजरमेंट ना करे वो और ब्लड सैंपल ना ले उस आर्म में जहाँ पे मैस्टेक्टोमी हुई है उस साइड के आर्म पे, और आर्म स्टॉकिंग वियर करे अगर लॉन्ग फ्लाइट पे है, क्योंकि प्रेशर की वजह से भी हो सकता है लिम्फीडिमा। एंड कोई इंजेक्शंस यूज़ ना करे उस साइड के आर्म में। देन मैनेजमेंट कैसे होता है लिम्फीडिमा का? एक तो जनरल मैनेजमेंट होता है आर्म स्टॉकिंग से और रेगुलर एक्सरसाइजेस से भी मेंटेन हो सकता है ये। देन एक क्वेश्चन है, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग लिम्फीडिमा पोस्ट मैस्टेक्टोमी हुआ है तो 8 to 10 ईयर्स के बाद उसको क्या हो सकता है पेशेंट को? सो दैट इज़ स्टीवर्ट-ट्रेवर्स सिंड्रोम हो सकता है, एंजियोसार्कोमा, जो एक टाइप का एंजियोसार्कोमा होता है और इसमें ब्लूइश रेडिश नोड्यूल्स दिखते हैं जो कि कंफर्म किए जाते हैं बायोप्सी से। इसका मैनेजमेंट कैसे होता है? 4 क्वार्टर एम्पुटेशन करते हैं इसमें, यानी कि डिसआर्टिकुलेट कर देते हैं हम अपर लिम्ब को स्कैपुला के साथ, पूरा स्कैपुला भी निकाल देते हैं और अपर लिम्ब भी, बट इसका फिर भी चांस रहता है कि ये रिकर हो सके। देन सिक्स्थ कॉम्प्लिकेशन इसका लोकल या स्कार रिकरेंस। तो कैंसर एंड क्यूरेस होता है एक, वो क्या होता है? लोकल रिकरेंस, जब नोड्यूल्स आ जाते हैं या लोकल रिकरेंस हो जाता है, नोड्यूल्स पूरे एनकेस कर लेते हैं चेस्ट वॉल के ऊपर और चेस्ट वॉल को पूरे एक आर्मर की तरह कवर कर लेते हैं, तो उसको कैंसर एंड क्यूरेस बोलते हैं। और इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है? इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एमआरआई होता है और ये पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ एमआरआई लिया जाता है 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि इसका सिग्नल अल्टर हो जाता है 6 मंथ तक रेडियोथेरेपी के बाद, तो हमको अल्टर्ड फाइंडिंग मिल सकती है। इसको हटाने के लिए हम पिंच ऑफ सॉल्ट यूज़ करते हैं। तो अगर लोकल रिकरेंस ऑकर होता है तो हम बायोप्सी करते हैं डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। देन सेवन्थ कॉम्प्लिकेशन है फैंटम ब्रेस्ट सिंड्रोम। तो फैंटम ब्रेस्ट सिंड्रोम में क्या होता है? पेन की फीलिंग आती है और ऐसा लगता है कि उस रीजन में अभी भी ब्रेस्ट प्रेजेंट है, और इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है ICVN न्यूरैल्जिया, दैट इज़ इंटरकोस्टल ब्रैकियल नर्व न्यूरैल्जिया। नाउ रिकंस्ट्रक्शन मॉडलिटीज़ क्या होती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए? और ये मोस्टली यूज़ होता है स्किन स्पेयरिंग मैस्टेक्टोमी में। तो फर्स्ट तो लैटिसिमस डॉर्साई से रिकन्स्ट्रक्शन किया जा सकता है। सेकंड, बेस्ट फ्लैप जो होता है ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन का, वो DIEP होता है, दैट इज़ डीप इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी परफोरेटर फ्लैप। तो इसको यूज़ करते हैं और ये फ्री फ्लैप का एग्जाम्पल है। देन थर्ड, ट्रैम को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ट्रांसवर्स रेक्टस एब्डोमिनस मायोक्यूटेनियस फ्लैप को, और ये स्लाइटली हायर एब्डोमिनल वॉल मॉर्बिडिटी शो करता है देन DIEP, क्योंकि इसमें मसल रिमूव कर दी जाती है ट्रंक की।
तो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो DIEP यूज़ होता है, जो कि बेस्ट होता है, और बाकी लाइबोसोमस डॉर्सी और ट्रैम को केस टू केस बेसिस पे हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। देन एक क्वेश्चन है, कौन से स्ट्रक्चर को हम प्रिजर्व करते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी में? तो एक्सिलरी वेन को प्रिजर्व करते हैं एंड नर्व टू सेरेटस एंटीरियर को प्रिजर्व करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर हम पुल कर रहे हैं ड्रेन को और फुलनेस डेवलप हो रही है 2 डेज़ में, तो क्या स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो सेरोमा को हम देख के उसको बता सकते हैं कि उसके स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। नाउ अगर एक्सिलरी क्लियरेंस एक्सिलरी वेन के ऊपर किया जाता है तो रिस्क ऑफ लिम्फेडिमा इंक्रीज़ हो जाती है। ऐसा ये होता है क्योंकि अगर हम रिमूव करते हैं आर्म के लिम्फ नोड को अबव एक्सिलरी वेन, तो आर्म ड्रेनेज जो है वो अल्टर हो जाता है, क्योंकि एक्सिलरी वेन के जो ऊपर वाले लिम्फ नोड होते हैं वो मोस्टली आर्म को ड्रेन करते हैं। नाउ एक और स्टेटमेंट ये है कि नेगेटिव सेक्शन हेल्प करता है डिक्रीज़ करने में रिस्क, सेरोमा के रिस्क को, ना कि लिम्फेडिमा को। तो नेगेटिव सेक्शन से सेरोमा का रिस्क डिक्रीज़ होता है, ना कि लिम्फेडिमा। नाउ ALND और SLNB दो चीज़ें की जा सकती है, दैट इज़ सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन। तो सेंट्रल लिम्फ नोड में ये दो चीज़ें की जाती हैं लिम्फ नोड के मैनेजमेंट के लिए। तो सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी कब की जाती है? जब सेंट्रल लिम्फ नोड को हमको देखना होता है, दैट इज़ फर्स्ट ड्रेनिंग लिम्फ नोड। और ये फर्स्ट कैंसर जो सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी को डिस्क्राइब किया था, जिस कैंसर में डिस्क्राइब किया गया था वो था पेनाइल कैंसर, और जिस सर्जन ने वो डिस्क्राइब किया था उसका नाम था कैबेना। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है। और अदर कैंसर्स जिससे सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी का रोल है जिस कैंसर्स में, वो होती है मैलिग्नेंट मेलेनोमा, फर्स्ट, सेकंड ब्रेस्ट कैंसर होता है, थर्ड वल्वर कैंसर होता है, एंड फोर्थ हेड एंड नेक कैंसर भी होता है। इन सब में सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी का एक रोल होता है। देन सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी ब्रेस्ट कैंसर में की जाती है, तो उसके बारे में हम और डिटेल देखते हैं। सो इसका इंडिकेशंस क्या होता है? लिम्फ नोड एक तो क्लिनिकली उसमें होना नहीं चाहिए कोई एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, कोई लिम्फ नोड पाल्पेबल नहीं होना चाहिए, तब हम करते हैं सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी। और यहाँ पे एक डायग्राम है, इसमें सेंट्रल लिम्फ नोड बताया गया है और बीच में ये निपल है। देन यहाँ पे ये नोड्यूल है जिसमें जो ड्रेन कर रहा है सेंट्रल लिम्फ नोड पे। तो सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी अगर हम करते हैं तो उसको हम फ्रोजन सेक्शन के लिए भेज देते हैं, और पैथोलॉजिस्ट फिर उसको फ्रीज़ करता है और एग्जामिन करता है। तो उसमें दो रिजल्ट्स आ सकते हैं, एक तो सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी में प्रेजेंट हो सकता है कैंसर के साइंस, एंड एक तो नेगेटिव हो सकता है, SLNB नेगेटिव हो सकता है, मतलब उसमें कैंसर के साइंस नहीं है। तो अगर SLNB पॉजिटिव रहता है तो फिर हम एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन करते हैं, जिसमें कि मिनिमम 10 लिम्फ नोड्स हमको रिमूव करना होता है। और अगर SLNB नेगेटिव मिलता है तो कोई एक्सिलरी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होती है, और रिस्क ऑफ लिम्फीडिमा उससे हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सिलरी क्लियरेंस से लिम्फीडिमा का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर एक्सिलरी लिम्फ क्लियरेंस हम नहीं करेंगे तो उसका एडवांटेज भी मिलेगा, लिम्फीडिमा की रिस्क कम कर दिया हमने पेशेंट को। सो नाउ अब लोकलाइज कैसे करेंगे सेंट्रल लिम्फ नोड को? सेंट्रल लिम्फ नोड अपने से खुद से तो बताएगा नहीं कि कौन सा लिम्फ नोड सेंट्रल है करके, तो हमें ही लोकलाइज करना होगा। तो इसका फर्स्ट मेथड होता है ब्लू डाई मेथड। तो इसमें 3 तरह के डाई यूज़ किए जाते हैं, और मोस्ट कॉमनली मिथाइनिल ब्लू यूज़ किया जाता है। दूसरा पेटेंट ब्लू सेकेंड भी यूज़ किया जाता है, और आइसोसल्फेन ब्लू यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इंजेक्ट करते हैं हम 1 to 1.5 cc ऑफ डाई पेरी और एरियोलर रीजन में, और फिर हम मसाज करते हैं, और फिर 10 मिनट्स के लिए वेट करते हैं सर्जरी को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर ब्लू लिम्फ नोड्स देखे जाते हैं तो ये सेंटिनल लिम्फ नोड्स होते हैं, ये मल्टीपल सेंटिनल लिम्फ नोड्स होते हैं, यहाँ पे सिंगल कभी भी नहीं होता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं ब्लू डाई मेथड के? स्किन टैटूइंग हो जाती है ब्लू कलर की, स्किन नेक्रोसिस भी हो सकता है, देन एनाफाइलेक्सिस हो जाता है, एंड ब्लूइश ग्रीन यूरिन डिस्कलरेशन हो जाता है। तो ये क्योंकि डाई एक्सक्रीट होता है यूरिन में, तो इसको पेशेंट को अपफ्रंट अगर हम इन्फॉर्म कर दें कि ये यूरिन डिस्कलरेशन हो सकता है करके, तो ये ज़्यादा बेटर होगा।
ना सेकेंड मेथड होता है इसका रेडियो न्यूक्लियोटाइड टेक्निक। तो ये गामा कैमरा से यूज़ किया जाता है इसमें, और इसमें इंजेक्ट करते हैं हम टेक्नीनियम 99 जो कि टैग रहता है सल्फर क्लोराइड से, और फिर गामा कैमरा को हम एक्सिला में रख देते हैं। और लिम्फ नोड जो शो करता है सबसे ज़्यादा एक्टिविटी वो होता है सेंट्रल लिम्फ नोड। तो इसको हॉट लिम्फ नोड भी कहा जाता है। वो हॉट लिम्फ नोड सेंट्रल लिम्फ नोड होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है, मोस्ट रेडियो एक्टिव होता है। तो बेस्ट टेक्निक कैसी होती है, कॉम्बिनेशन वाली होती है ब्लू डाई की और रेडियो न्यूक्लियर की। ब्लू डाई और रेडियो न्यूक्लियर को अगर हम एक साथ यूज़ करते हैं तो वो बेस्ट होता है। देन थर्ड टेक्निक है सेंटीमैग। तो सेंटीमैग में क्या किया जाता है, फेरिक ऑक्साइड को इंजेक्ट करते हैं पेरी एरियोलर रीजन में, और फिर मैग्नेटिक स्कैनर को यूज़ करते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड को डिटेक्ट करने के लिए। इसका एडवांटेज क्या है कि कोई रेडिएशन एक्सपोजर नहीं होता है, और मेजॉरिटी ऑफ सेंटिनल लिम्फ नोड लेवल 1 ऑफ एक्सिला में मिलते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन नर्व जो इंजर्ड होती है सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी में, वो इंटरकॉस्टल ब्रैकियल नर्व होती है। सो ये था रेस्ट का एक नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।